गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बल्क मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में अपने जैसे देखा कि जो मास और प्योर लाइन सिलेक्शन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो जेनेटिकली वेरिएबल एवं होमोजाइगस पॉपुलेशन होती है उन पर अप्लाई होती हैं। ये मेथड F2 और F3 की सेग्रीगेटिंग जो पॉपुलेशन होते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं, जो कि हमें क्रॉस से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए अपने बैक क्रॉस मेथड या बल्क मेथड या पेडिग्री मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन पर लागू होते हैं। तो आज अपने बल्क मेथड की स्टडी करेंगे जो कि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन पर लागू होती है। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्योर लाइन वैरायटी को डेवलप करना होता है। तो अपने जो बल्क मेथड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्योर लाइन जो प्रोजेनी होती है उसको डेवलप करना होता है। तो इस प्रकार से आज अपने बल्क मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो बल्क मेथड का सबसे पहले यूज़ निल्सन एहले के द्वारा 1908 में किया गया था। इस मेथड को मास मेथड या पॉपुलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड को अपने अनदर नेम यानी मास मेथड या पॉपुलेशन मेथड भी कह सकते हैं। बल्क मेथड में F2 जनरेशन को बल्क या मास के रूप में हार्वेस्टिंग किया जाता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखी जाती है। बल्क पीरियड के अंत में या लास्ट में इंडिविजुअल जो प्लांट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और पेडिग्री मेथड के समान ही इवैल्यूएट या इसका मूल्यांकन किया जाता है। बल्क मेथड की ड्यूरेशन 6-7 से लेकर के 30 जनरेशन तक होती है। ये डिपेंड करता है कि बल्क जो है वो कितने टाइम तक चलता है। कई बार F2 या F1 पीरियड में भी ये कंप्लीट हो जाता है और कई बार इसे 30 जनरेशन तक लेकर जाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि बल्क पीरियड कितना है। बल्क पीरियड के दौरान आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यूज़ भी किया जा सकता है। बल्क एवं पेडिग्री मेथड में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि पेडिग्री मेथड में सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को F3 तक इवैल्यूएट किया जाता है, जबकि जो बल्क मेथड होता है इसमें जनरेशन को बल्क के अंदर ग्रोथ किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं पेडिग्री मेथड जो होती है उसके अंदर जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स होती है वो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को F3 तक ही इवैल्यूएट किया जाता है, जबकि जो आपका बल्क मेथड होता है उसको आगे तक ग्रो किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको 30 जनरेशन तक अपने को लेकर जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ द बल्क मेथड। तो बल्क मेथड की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो 3 एप्लीकेशन मेन हैं। तो जो बल्क मेथड होता है वो जो है सीरियल्स, स्मॉलर जो मिल्ट्स या जो ग्रेन लेग्यूम्स होती हैं या ऑयल सीड होती हैं इन पर अप्लाई किया जा सकता है। तो बल्क मेथड को अपनी क्या है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ सीरियल्स, स्मॉलर मिल्ट्स और मोस्ट ऑफ द ग्रेन लेग्यूम्स या ऑयल सीड होती हैं उन पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बल्क मेथड की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन्स हैं और सेकेंड एप्लीकेशन इसकी वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन है और थर्ड एप्लीकेशन इसकी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन है। तो अगर अपने बल्क मेथड की फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन है, तो इसमें अपने देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन यूज़ है बल्क मेथड का वो ये है कि जो होमोजाइगस लाइन्स होती हैं उनका आइसोलेशन किया जाता है और ये आइसोलेशन कम से कम एफर्ट और कम से कम एक्सपेंसिव यानी कम से कम खर्चे में और कम से कम एफर्ट में किया जा सकता है। और अगर इसकी बात करें बल्क की तो ये F6 से लेकर F7 जनरेशन तक जा सकता है और इस टाइम में जो पॉपुलेशन होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि होमोजाइगसिटी को बढ़ाया जाए और इंडिविजुअल जो प्लांट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको इवैल्यूएट किया जाए। तो हर
पीढ़ी के अंदर या हर जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको इवेलुएट किया जाता है जब तक कि होमोजाइगोसिटी ना आ जाए और प्योर लाइन सिलेक्शन ना हो जाए। इस सिलेक्शन प्लांट सिलेक्शन के दौरान मोस्टली ये ध्यान रखा जाता है कि होमोजाइगस प्लांट्स या होमोजाइगस जो प्रोजेनी होती है वो ही आए और इसके जस्ट बाद के अंदर आईवीटी या इनिशियल वेराइटल ट्रायल या प्राइमरी यील्ड ट्रायल भी किए जाते हैं और सेकेंड ईयर के अंदर इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि F1 से लेकर F3 तक भी ये होमोजाइगोसिटी लाइन का आइसोलेशन किया जा सकता है और ये F6 से लेकर F7 तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि जो सिलेक्शन है प्लांट्स का जो सिलेक्शन है या जो जनरेशन का जो सिलेक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंटिविटी ऑफ द डिजीज़, लॉजिंग और कोल्ड, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। मीन्स ये कि जो आपकी क्रॉप है उसके अंदर डिजीज़ कम से कम हो, उसमें लॉजिंग कम से कम हो यानी गिरावट, या और उसके अंदर कोल्ड इफ़ेक्ट भी कम से कम हो। तो इन तीन चीज़ों का आप अपने ध्यान रखते हैं कब, जब सिलेक्शन करते हैं उस टाइम। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने ये देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी फेवरेबल हो और उस फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के दौरान अपने क्या है जो कोल्ड किलिंग है, डिजीज़ है या सीवियर लॉजिंग है वो कम से कम हो। तो ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपने यूज़ करती हैं। अगर इस टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो तो जो आपका जनरेशन टू जनरेशन सिलेक्शन है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है जब तक कि एनवायरमेंटल कंडीशन उस क्रॉप के अकॉर्डिंग या उस क्रॉप के फेवरेबल ना हो जाए तब तक। और अगर फेवरेबल हो तो ये सिलेक्शन F2 या F3 जो जनरेशन है वहाँ तक भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर अनफेवरेबल हो तो ये जो कंडीशन है वो F6 या F7 या इसके बाद तक जा सकती है। ये जो मेथड है, ये सिलेक्शन का जो मेथड है, इसको सामान्यतः अपने मास या पेडिग्री मेथड ऑफ हर्लियन भी कहा जाता है। तो इस टाइप के जो सिलेक्शन है इसको मास पेडिग्री मेथड ऑफ हर्लियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन, या टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि नेम से क्लियर है कि जो बल्क है उसका मेंटेनेंस किया जाता है और कम से कम एक्सपेंसिव में या कम से कम खर्चे में और कम से कम एफर्ट के अंदर। कुछ जो बल्क पॉपुलेशन होती है उनको F20 से लेकर F30 तक भी आगे तक ले जाया जाता है। और अगर जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सही तरीके से हो जाए तो ये F6 तक भी फिनिश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि जो बल्क मेथड है वो किसी भी क्रॉप के लिए नेचुरल सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती हैं और इसे इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है और यह सिलेक्शन एक जीनोटिपिकली कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो जीनोटाइप कंपोजिशन पर, किसी भी क्रॉप की जीनोटिपिकली कंपोजिशन पर ये सिलेक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर बल्क मेथड। तो बल्क जैसे कि पेडिग्री मेथड का जो प्रोसीजर होता है सेम उसी तरह से बल्क मेथड का जो प्रोसीजर है वो होता है। तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जो
बल्क मेथड है उसका फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत जो पेरेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले अपने बल्क मेथड में पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं और ये पेरेंट्स का जो सिलेक्शन है उसका ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है। ये सिंपल क्रॉस या कॉम्प्लेक्स क्रॉस के द्वारा भी सिलेक्शन किया जा सकता है, पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्रॉस में इन्वॉल्व होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड जो है वो F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन सेकंड ईयर का प्रोग्राम होता है। F1 जनरेशन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनको स्पेस प्लांटिंग की जाती है और इनका जो सीड होता है उसको बल्क के अंदर हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो F1 जनरेशन के अंदर स्पेस प्लांटेड और इनको जो हार्वेस्टिंग होती है इनकी वो बल्क के अंदर की जाती है। द नंबर ऑफ F1 प्लांट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जो F1 प्लांट होते हैं उनको अधिक से अधिक संख्या के अंदर या लार्ज नंबर में अपने क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सामान्यतः यह 20 प्लांट्स, सामान्यतः इसे 20 प्लांट्स तक रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका F2 से लेकर F6 जनरेशन। तो थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर के अंदर, सिक्स्थ और सेवन्थ ईयर के अंदर F2 से लेकर F6 जनरेशन तक आती है। तो इसमें क्या होता है कि F2 जो F1 के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें F2 में प्लांटेड किया जाता है और कॉमर्शियल सीड रेट में इसे प्लांटेड किया जाता है और इनके द्वारा प्राप्त जो सीड होता है उसको बल्क के अंदर हार्वेस्ट किया जा सकता है। इनका जो सिलेक्शन है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या डिजीज़ एपिफाइटोटिक्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो F2 है, F2 से लेकर F6 जो जनरेशन होती है उसके अंदर कॉमर्शियल सीड रेट के अंदर और स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए इनका क्या किया जाता है, प्लांटेड किया जाता है और ये जनरेशन जो होती है वो बल्क के अंदर हार्वेस्ट की जाती है। इस पीरियड के दौरान एनवायरमेंटल फैक्टर, डिजीज़ फैक्टर, पेस्ट और आउटब्रेक्स जो फैक्टर होते हैं वो सबसे अधिक डिपेंड करते हैं। इन बातों का अपने ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आर्टिफिशियली जो सिलेक्शन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और जो पॉपुलेशन साइज है वो अधिक से अधिक लार्ज एज पॉसिबल, यानी अधिक से अधिक जितना संभव हो सके इसे लार्ज रखा जाता है। सामान्यतः ये 30,000 से 50,000, 30,000 to 50,000 प्लांट्स को शुड बी ग्रोन इन ईच जनरेशन। प्रत्येक जनरेशन के अंदर 30,000 से लेकर 50,000 प्लांट्स को ग्रो आउट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका F7 जनरेशन। F7 जनरेशन जो होता है वो 8th ईयर का प्रोग्राम होता है और इसके अंदर भी स्पेस प्लांटिंग की जाती है और इंडिविजुअल प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है और जो सीड्स होती हैं उनको सेपरेटली या अलग अलग हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है और सामान्यतः इसके अंदर 30 to 50,000 जो प्लांट्स होते हैं उनको स्पेस प्लांटेड किया जाता है और इनमें से जो सुपीरियर फिनोटाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को 1000 से लेकर 5000 प्लांट्स के रूप में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये सिलेक्शन जो होता है वो ध्यान से देखिए, ये जो F7 जनरेशन के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स, ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स और डिजीज़ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स यानी बाहर से प्लांट्स कैसा दिखाई देता है, ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स यानी इसका जो सीड क्वालिटी है वो कैसी है और सीड का जो साइज़, शेप कैसी है और डिजीज़ रिएक्शन कैसा कर रहा है ये प्लांट, भाई डिजीज़ के प्रति प्रतिरोधी है या नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए F7 जनरेशन में आपने सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट है F8 जनरेशन। F8 जनरेशन के अंदर
F8 जनरेशन 9th ईयर के अंदर जाता है और इसमें भी क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो की जाती है और इन्फीरियर जो प्रोजेनी होती है या जो सुपीरियर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं उन प्लांट्स को छोड़ दिया जाता है और जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं उनको 100 से लेकर 300 इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनी को आगे के लिए सेव रखा जाता है या नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव रखा जाता है। और ये जो लाइंस होती है वो ग्रेट प्रोमिसिंग लाइन कहलाती है, यानी जो आपको क्या है, ग्रेट प्रोमिसिंग दी, ऐसी लाइंस को ग्रेट प्रोमिसिंग लाइंस कहा जाता है और इसे प्राइमरी यील्ड ट्रायल के लिए डिले किया जाता है और 1 साल के लिए इसे IVT ट्रायल्स के लिए भी रखा जाता है, यानी इनिशियल वेराइटल ट्रायल्स के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट जो है F9 जनरेशन आती हैं जो कि 10th ईयर के अंदर आती हैं। इसमें प्राइमरी यील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं और इन प्राइमरी यील्ड ट्रायल्स के साथ जो लोकल चेक वैरायटी होती हैं उनको चेक किया जाता है कि उस चेक के मामले में आपकी जो वैरायटी है या आपकी जो प्रोमिसिंग लाइन है वो कितना सुपीरियर जा रही है या कितना इन्फीरियर जा रही है और इसी के साथ साथ क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। तो 10th ईयर के अंदर जो F9 जनरेशन होती है उसके अंदर प्राइमरी यील्ड ट्रायल किए जाते हैं और ये प्राइमरी यील्ड ट्रायल जो लोकल चेक होती हैं उनके साथ किए जाते हैं और साथ में इसमें क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट है F10 टू F12 जनरेशन। तो F10 से लेकर F12 जनरेशन जो होती है उसके अंदर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किए जाते हैं, यानी डिफरेंट जो लोकेशन और डिफरेंट एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं उनके जो यील्ड ट्रायल होते हैं वहाँ पर किए जाते हैं। तो ये 2 से लेकर 3 ईयर तक किया जाता है और इन यील्ड ट्रायल को रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो यील्ड ट्रायल होती हैं वो एक दूसरे के रेप्लिकेशन होते हैं और इन्हें कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप की जो लोकेशन होती है वहाँ पर कॉमर्शियल वैरायटी के रूप में चेक के साथ मल्टी लोकेशन पर ग्रो आउट किया जाता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो एग्रोनॉमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका ध्यान रखते हुए जो मल्टी लोकेशन जो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल होते हैं उनको किया जाता है और इस प्रकार से जो वैरायटी या जो लाइन इसमें सुपीरियर होती है उसको नेक्स्ट ईयर में एक वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट और अपने बात करें F13 जनरेशन या 14 ईयर, यानी 14 ईयर के अंदर F13 जो जनरेशन होती है उसके अंदर जो सीड होता है उसको मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंट जो लोकेशन होती है वहाँ पर इसे दिया जाता है और इसे एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बल्क मेथड है उसमें किसी भी नई वैरायटी को रिलीज़ करने में 13 टू 14 ईयर लगते हैं और जिससे क्या होती है, नई वैरायटी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट इसके अंदर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन ड्यूरिंग द बल्किंग मेथड, ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग, नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग बल्किंग। तो अपने बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन ड्यूरिंग द बल्किंग मेथड। तो बल्क मेथड के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी किया जाता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, जनरली आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज़ नॉट डन ड्यूरिंग द बल्किंग पीरियड, लेकिन ब्रीडर जो होते हैं वो इन्फीरियर वैरायटी को एलिमिनेट करने के लिए या उन्हें छोड़ने के लिए या जो अनडिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको छोड़ने के लिए जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते हैं उनको करता है। और यह जो होता है लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और ये टर्म जो होती है वो 20 to 30 जनरेशन तक की जाती है। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो नेचुरल जो सिलेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के रूप में भी किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होता है वो 6 to 10 जनरेशन होता है। तो आपका जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो 10 to 20 और जो आपका 20 to 30 और जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है वो 6 to 10 जनरेशन तक किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग। तो बल्क का जो ड्यूरेशन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बल्किंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी बल्क मेथड का उद्देश्य क्या है। अगर जो बल्क मेथड है उसका उद्देश्य आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन है, यानी होमोजाइगसिटी को या समजातीयता को बढ़ाना है, या उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन, और तो इसको अपने 6 to 8 जनरेशन तक ही बल्क किया जाता है। मीन्स ये हुआ कि बल्क मेथड का ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। अगर इसका ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि होमोजाइगस लाइन को डेवलप करना है तो ये 6 to 8 जनरेशन तक जाएगा, यानी 6 से 8 साल लगेंगे इसमें। अगर बल्क मेथड का उद्देश्य सेकंड ये रहता है कि बल्क मेथड का अगर उद्देश्य सूटेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी क्रॉप है उसको तैयार करना है, या क्रिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग तैयार करवाना है, तो इसके लिए आपको कम से कम 7 to 8 जनरेशन होती है, वहाँ तक इसको बल्क किया जाता है। और अगर नेक्स्ट है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव नेचुरल सिलेक्शन है तो इसको 20 to 30 जनरेशन तक लिया जाता है। और नेक्स्ट फोर्थ, अगर इसका ऑब्जेक्टिव जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है तो इसको 6 to 7 जनरेशन तक या 6 to 10 जनरेशन तक इसको लिया जाता है। तो डिफरेंट बल्क की ड्यूरेशन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है। अगर आइसोलेशन का ऑब्जेक्टिव होमोजाइगस है तो 6 to 8 जनरेशन, अगर इसका जो ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल कंडीशन है तो 7 to 8, और अगर इसका ऑब्जेक्टिव नेचुरल सिलेक्शन है तो 20 to 30 जनरेशन, और अगर इसका जो सिलेक्शन आर्टिफिशियल है तो 6 to 10 जनरेशन तक रहता है। तो डिफरेंट जो बल्क टाइम है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं मेरिट और डीमेरिट ऑफ बल्क मेथड। तो डिफरेंट मेथड्स के मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं। तो अपने बात करते हैं जो बल्क मेथड है उसके जो मेरिट और डीमेरिट। तो बल्क मेथड जो है, मेरिट की बात करें तो बल्क मेथड सिंपल है, कन्वीनियंट है और इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसमें कम से कम कॉस्ट बैठती है, ये सिंपल है और सिंपली इसको अपने क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों सिलेक्शन के द्वारा डिसीज़ एपिफाइटिक्स, विंटर किलिंग और इसमें क्या है कि इल्ड ट्रायल्स भी किए जा सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से अपने आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो इसमें डिजीज़ कंट्रोल किया जा सकता है, विंटर किलिंग की जा सकती है और इल्ड ट्रायल्स भी इसमें किए जा सकते हैं। और इसमें ईजीली अपने क्या अनडिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं या डिज़ायरेबल जो क्रॉप्स होती हैं उनको छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसकी मेरिट वो ये रहेगी कि नेचुरल सिलेक्शन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपीरियर टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जो नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है वो इसकी जो सुपीरियरिटी होती है यानी सुपीरियरिटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं तो सुपीरियर क्वालिटी इसमें डेवलप होती जाती है। फोर्थ, इसमें क्या होता है कि
जो बल्क मेथड होता है उसमें लिटिल वर्क एंड अटेंशन इज़ नीडेड। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा वर्क और थोड़े अटेंशन से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट, इसमें कोई भी पेडिग्री रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता है और इसी तरह यह टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है, यानी इसमें कार्य की और जो टाइम है उसकी दोनों की बचत होती है। इसके साथ साथ ये कम एक्सपेंसिव भी है, खर्चा भी इसमें क्या आता है, कम आता है। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंट जीन्स और जीनोटाइप होती हैं उनकी पॉपुलेशन की स्टडी करने में भी हेल्पफुल हैं। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि बल्क मेथड की काफ़ी सारी मेरिट्स होती हैं। नेक्स्ट, डीमेरिट में आएगा, एक तो सब ये क्या है, लॉन्ग वे प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, F20 तक भी अपने क्या है, F20 जनरेशन तक इसको स्टडी करना पड़ता है। तो बल्क मेथड कभी कभी क्या हो जाता है, लॉन्ग वे मेथड, और इसमें टाइम भी अधिक लगता है। नेक्स्ट, सेकंड इसकी डीमेरिट ये रहती है कि अगर इसे शॉर्ट टर्म में लिया जाए तो इसमें होमोजाइगोसिटी नहीं आती है और हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। तो हेट्रोजाइगोसिटी को दूर करने के लिए हमें लॉन्ग वे प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो क्या है कि अगर शॉर्ट वे प्रोसेस में गए तो क्या होती है, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और अगर लॉन्ग वे प्रोसेस में गए तो क्या होता है, टाइम अधिक लगता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कुछ केसेस के अंदर एटलीस्ट नेचुरल सिलेक्शन में ये एग्रोनॉमिकली जो डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो एग्रोनॉमी की कुछ स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको अपने सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बल्क मेथड के अंदर एग्रोनॉमी की जो सिंपल जो मेथड होते हैं उनको अपने यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बल्क मेथड है उसकी मेरिट और डीमेरिट। और नेक्स्ट अपने देखते हैं बल्क मेथड की अचीवमेंट्स। तो बल्क मेथड की अचीवमेंट से अपने क्या है कि बार्ले की, वीट की और जो दूसरे जो पर्ल मिल्ट हैं इनकी कई वैरायटियों को डेवलप किया गया है। और अगर अपने बार्ले की बात करें तो 50 वैरायटी केवल बल्क मेथड से तैयार की गई हैं। ओके स्टूडेंट्स।